हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। आज बहुत ही अच्छा अवसर है और आज हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैबिनेट द्वारा पास कर दी गई है। तो आज चर्चा करने वाले हैं हम अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर। तो देखिए विस्तार से चर्चा करेंगे मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं, कैसे ये चर्चा में आई और आज हम इसको क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है, लेकिन फिर भी इस शिक्षा के माध्यम से अगर देखा जाए तो स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के पहलुओं पर अगर इस शिक्षा समिति नीति को जज किया जाए तो बहुत ही बेहतर शिक्षा नीति है और बहुत बढ़िया मॉड्यूल के साथ लॉन्च की गई है। आइए चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले इसका थोड़ा-सा इतिहास जान लेते हैं। देखिए, अगर इस पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने का मसौदा तैयार किया गया था, तो वो किया गया था 2015 में। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 चल रही थी। अब उसको चेंज करने के लिए 2015 में मसौदा तैयार किया गया, जिसका अध्यक्ष बनाया था टी.एस.आर. सुब्रमण्यम। टी.एस.आर. सुब्रमण्यम, टी.आर.एस. सुब्रमण्यम और साथ में इनके साथ 5 सदस्य समिति गठित की गई, लेकिन 2016 में यह कमेटी की सिफारिशों को नकार दिया गया और इसके बाद किसकी अध्यक्षता में एक नई कमेटी गठित करने का विचार किया और इस बार जो अध्यक्ष चुना तो वो किसे चुना? वो चुना गया था कस्तूरी रंजन जी को। किसे चुना गया? कस्तूरी रंजन जी को। याद रखें जून 2017 में 11 सदस्यीय, कितने सदस्यीय? 11 सदस्यीय समिति गठित की गई या 11 सदस्यीय कस्तूरी रंजन समिति गठित की गई। उनकी ही सिफारिश पर आज ये शिक्षा नीति प्रस्तावित हुई है। अब देखिए कस्तूरी रंजन जी को जब नियुक्त किया गया उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने 31 मई 2020 को ये रिपोर्ट रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय को सौंपी गई। किसको सौंपी गई? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को। किसे सौंपी गई? रमेश पोखरियाल और निशंक। तो ये नाम याद रखेंगे क्योंकि ये आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बहुत है। अब इन्हें रिपोर्ट सौंपी गई। उसके बाद आज 29 जुलाई 2020 को यह शिक्षा नीति पास हुई या सहमति मिली। तो इस चीज पर विशेष ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जो कमेटी गठित की गई थी किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो की गई थी आपकी टी.एस.आर. सुब्रमण्यम। बाद में उसे नकार दिया गया। उसके बाद 2016 में नई कमेटी पर विचार किया गया। जून 2017 में नई कमेटी गठित की गई। कौन सी कमेटी? कस्तूरी रंजन। कितने सदस्य थे? 11। पहली कमेटी में कितने सदस्य थे? 5। तो यहां पर आप इस चीज को अब डिटेल में पढ़ते हैं। आज शिक्षा नीति में क्या हुआ देखिए, पैटर्न मैं पहले ही बता देता हूं। पैटर्न इन्होंने जो रखा है नया पैटर्न 5+3+3+4 किसके स्थान पर जगह ली है? तो इसने स्थान लिए 10+2 के स्थान पर। 10+2 की जगह पर 5+3+3
+4 ने जगह ली है। तो आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी स्कूल से सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्कूल शिक्षा पर, फिर करेंगे उच्चतर शिक्षा पर। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो आप याद रखें कि हमारा यूट्यूब चैनल बीके स्टडीज रामपुर, आप जिसके माध्यम से ये आपको डाटा प्रोवाइड कराया जा रहा है, आप सबसे पहले वीडियो के देखने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और इसके साथ ही आप जीके के वीडियो भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। बात करते हैं, देखिए स्कूल शिक्षा। तो स्कूल शिक्षा 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कैसे करना है? आंगनवाड़ियों को मजबूत करना। अब आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत करने के लिए ही इन्होंने जो 5 साल में 3 साल प्री क्लास के रखे हैं, वो आंगनवाड़ियों को मजबूत। नए प्री स्कूल खोलना, नए प्री स्कूलों को मान्यता मिलना, प्राथमिक शिक्षा के साथ लिंक, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विस्तार। देखिए, मिड डे मील कार्यक्रम का विस्तार, अगर कोई पूछ लेता है कि मिड डे मील सबसे पहले कब शुरू हुआ, तो सबसे पहले मिड डे मील 1995 में स्टार्ट हुआ। अब है 2025 तक सभी के लिए मूलभूत साक्षरता। सबसे पहले भाषा, गणित, गुणवत्ता शिक्षण सामग्री पर ध्यान, नेशनल ट्यूटर कार्यक्रम, स्कूल की तैयारी मॉडल, उपचारात्मक निर्देशात्मक सहायता कार्यक्रम, शिक्षक छात्र का अनुपात 1:30 से कम हो। देखिए, 1:30 से कम हो यानी 1:25 लाने पर विचार। अभी जो मॉडल चल रहा है वो 1:30 चल रहा है, अब उससे कम करने पर विचार चल रहा है। अब देखिए, नया पाठ्यक्रम क्या है? 5+3+3+4। देखिए, यहाँ पर जो 1 और 2 ईयर हैं, 1 और 2 ईयर ये मूलभूत चरण रहेंगे। किसके रहेंगे? मूलभूत चरण। और 3 साल जो जाएंगे प्री नर्सरी में जाएंगे। प्री नर्सरी क्लास को 3 साल मिलेंगे। उन 3 सालों के बाद 2 मूलभूत चरण आएंगे, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। इनके लिए एज ग्रुप डिसाइड किया गया है 3 से 8 साल। 3 से 8 साल के बच्चों के एज डिसाइड की गई है। दूसरा चरण है आपका 3 to 5, क्लास 3 to 5। 3 to 5 के लिए जो एज ग्रुप है वो है 8 to 11, 8 से 11 वर्ष के बच्चे, कक्षा 3 से 5। इसको आप कह सकते हैं प्रारंभिक चरण, या हम कह सकते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। अब आता है नेक्स्ट स्टेज 6 to 8। 6 to 8 या मिडिल स्टेज, ये कक्षा 6 से 8। अब कक्षा 6 से 8 पर यहाँ पर रीजनिंग को भी शामिल करने का विचार किया गया है, और साथ साथ इसमें सब्जेक्ट चॉइस पर, साहित्य पर भी ध्यान दिया गया है। उसके बाद अगला चरण आता है माध्यमिक चरण, यानी कि 9 से 12। तो ये कितने साल का रहेगा? 4। देखिए, 5, 3, 3 और 4, तो 5+3+3+4 पाठ्यक्रम तैयार किया गया। अब देखिए, पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र का परिवर्तन। भाषा दक्षता, वैज्ञानिक स्वभाव और सौंदर्य बोध, नैतिक तर्क, डिजिटल साक्षरता, भारत का ज्ञान, सामयिकी का विकास करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को सभी भाषाओं में संशोधित किया जाएगा। भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली नई पाठ्यपुस्तकें, लचीला और एकीकृत पाठ्यक्रम और मूल्यांकन। अब देश में हर बच्चे के लिए समान और समावेशी शिक्षा, कम प्रतिनिधि वाले समूह यूआरजीएसी पर विशेष ध्यान, जैसे महिला और ट्रांसजेंडर, सामाजिक संस्कृति यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम, प्रवासी समुदाय, विशेष आवश्यकताएं, सीखने और शारीरिक अक्षमता, और सामाजिक आर्थिक स्थिति यानी शहरी गरीब, मुस्लिम और अन्य शैक्षिक रूप से अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहित करने के लिए
हस्तक्षेप। रणनीतियाँ क्या हैं? वंचित क्षेत्रों में विशेष शिक्षा जोन, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कोष, लक्षित जिलों को वित्त पोषण और सहायता प्रदान करना, यूआरजीसी शिक्षक भर्ती 25:1 से शिक्षक अनुपात लाने का टारगेट है, अभी 30:1 है। समावेशी स्कूल वातावरण और पाठ्यक्रम, मदरसा गुरुकुल पाठशालाओं को अपनी परंपराओं को संरक्षित करने और एनसीएफ को सिखाने और एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया। शहरी गरीबों पर ध्यान देना। अब आता है यूनिवर्सल एक्सेस एंड रिटेंशन। 2030 तक सभी स्कूल शिक्षा के लिए 100% या 100% सकल नामांकन अनुपात, मौजूदा स्कूलों में प्रवेश में वृद्धि, रेखांकित स्थानों में नई सुविधाएं, परिवहन और छात्रावास सुविधाओं द्वारा समर्थित स्कूल युक्तिकरण, उपस्थिति ड्रॉपआउट और स्कूल के बाहर के बच्चों और सीखने के परिणामों पर नज़र रखना, दीर्घकाल तक स्कूल ना जाने वाले किशोरों के लिए कार्यक्रम, सीखने के लिए कई रास्ते, औपचारिक और गैर औपचारिक मोड, ओपन स्कूलिंग, प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों पर मजबूत करना, शिक्षा का अधिकार ग्रेड 12 तक बढ़ाया जाए। अब आती है भाषा। बच्चे 2 से 8 वर्षों के बीच सबसे जल्दी भाषा सीखते हैं और बहुभाषावाद के छात्रों के लिए महान संज्ञानात्मक लाभ हैं। शिक्षा के माध्यम से घरेलू भाषा, मातृभाषा, प्री स्कूल और ग्रेड 1 के छात्रों को 3 या 3 से अधिक भाषाओं के लिए एक्सपोजर, ग्रेड 1 यानी 5, ठीक, 3 भाषा सूत्र में लचीलापन, ग्रेड 6 से 6 या 7 में 3 भाषाओं में से एक या अधिक बदल सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की भर्ती करना, माध्यमिक विद्यालय के दौरान वैकल्पिक के रूप में विदेशी भाषा का चुनाव, संस्कृत को वैकल्पिक भाषाओं में से एक के रूप में पेश किया जा सकता है। स्कूलों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, फारसी और प्राकृत सहित अन्य शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य का भी शिक्षण। स्कूल परिसर। स्कूल परिसर स्कूल प्रशासन की न्यूनतम व्यवहार्य इकाई है। एक समन्वित भूगोल के भीतर 30 पब्लिक स्कूलों का क्लस्टर, एक माध्यमिक विद्यालय और पड़ोस के अन्य पब्लिक स्कूलों का संकलन करता है। स्कूल परिसर क्यों? प्रभावी प्रशासन, स्कूलों का कोई भौतिक स्थानांतरण नहीं, संसाधनों को साझा करना, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल सुविधाएं, शिक्षकों, परामर्शदाताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को साझा करना, एक साथ काम करने के लिए शिक्षकों का समुदाय, स्वामित्व लेने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियां। अब आता है स्कूल शिक्षा का विनियमन। हितों के टकराव को खत्म करने के लिए अलग अलग निकायों द्वारा स्कूलों का विनियमन और संचालन, नया स्वतंत्र राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण SSRA बनाया जाना है। स्कूल शिक्षा निदेशालय पब्लिक स्कूल प्रणाली का संचालन करेगा। SCERT सभी शैक्षणिक मामलों का नेतृत्व करेंगे। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जारी करना, राज्य द्वारा जनगणना आधारित राज्य मूल्यांकन सर्वेक्षण जारी करना। सार्वजनिक और निजी स्कूलों को एक ही प्रकार का मापदंड, बेंचमार्क और प्रक्रियाओं पर विनियमन। अब आता है शैक्षिक परिवर्तन का पथ प्रदर्शक। 2022 तक पैरा शिक्षकों की प्रथा को समाप्त करना, पर्याप्त भौतिक अवसंरचना, शिक्षण संस्थान PTR, पुनः डिजाइन किया गया शिक्षक पात्रता परीक्षा, साक्षात्कार और प्रदर्शन, शिक्षकों को जिले में भर्ती किया गया और स्कूल परिसर में नियुक्त किया गया, शिक्षक कैरियर विकास, शैक्षिक प्रवेश या शिक्षक शिक्षा, शिक्षक का निरंतर व्यावसायिक विकास, लचीला और मॉड्यूलर दृष्टिकोण, पाठ्यक्रम प्रशिक्षण का कोई केंद्रीकृत निर्धारण नहीं, भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री, कायाकल्प शैक्षिक सहायता संस्थान। अब है सक्रिय, संलग्न और सक्षम संकाय।
हर संस्थान में पर्याप्त संकाय, तदर्थ संविदा नियुक्तियों पर रोक, अकादमिक विशेषता, शिक्षण क्षमताओं, सार्वजनिक सेवा के लिए प्रस्तावों पर आधारित संकाय भर्ती, स्थायी रोजगार ट्रैक प्रणाली, सतत संकाय पेशेवर विकास, संकाय भर्ती कैरियर की प्रगति, संस्थागत विकास योजना का हिस्सा, अकादमिक स्वतंत्रता के साथ संकाय को पाठ्यक्रम बनाने, अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाया जाना है। अब आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 उच्चतर शिक्षा। अब बात करते हैं हम उच्चतर शिक्षा पर। तो उच्चतर शिक्षा पर देखिए, मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि आप बीके स्टडीज रामपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको यहाँ संपूर्ण जानकारी के साथ साथ सभी सब्जेक्ट के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वीडियो को देखें और अपने नोट्स तैयार करें, जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब आता है उच्चतर शिक्षा, संस्थागत पुनर्गठन और समेकन। लगभग 15,000 बड़े बहुविषयक संस्थानों में 800 विश्वविद्यालयों और 40,000 कॉलेजों का एकीकरण। 3 प्रकार के HEI। पहला अनुसंधान विश्वविद्यालय, अनुसंधान और शिक्षण, संख्या रहेगी 150 से 300। शिक्षण विश्वविद्यालय, अनुसंधान के साथ साथ शिक्षण पर प्राथमिक ध्यान, 1000 से लेकर 2000। स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज, शिक्षण पर विशेष ध्यान, 5000 से लेकर 10,000। सभी HEI विषयों और क्षेत्रों में शिक्षण कार्यक्रमों के साथ साथ बहुविषयक संस्थान बनाने के लिए वंचित भौगोलिक क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों को प्राथमिकता, पर्याप्त सार्वजनिक निवेश, मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला यानी MN और MT मॉडल। MN समान क्षेत्रीय वितरण के साथ साथ 2030 तक कम से कम 100 टाइप 1 और 500 टाइप 2 HE कार्य करते हैं। MT यानी मिशन तक्षशिला 2030 तक हर जिले में कम से कम एक उच्च गुणवत्ता वाला HEI को स्थापित करना। अब आता है व्यापक बहुसांस्कृतिक प्रदर्शन के साथ उदार शिक्षा। कई निकास विकल्पों के साथ 3 या 4 साल स्नातक की डिग्री, 4 साल का कार्यक्रम, उदार कला शिक्षा के स्नातक, मेजर और माइनर। 3 वर्षीय स्नातक की डिग्री रहेगी, बीएड के साथ ऐड करोगे तो आपका डीएलएड के साथ ऐड करते ही आपका वो 4 साल। 2 साल उन्नत डिप्लोमा या 1 साल के प्रमाण पत्र के साथ निकास। या तो आप 1 साल के अंत में यानी 2 सेमेस्टर के अंत में आप निकास ले सकते हैं, या 2 वर्ष के बाद डिप्लोमा ले सकते हैं और 3 वर्ष बाद डिग्री ले सकते हैं। 3 और 4 दोनों साल के कार्यक्रम, अनुसंधान कार्य के साथ ऑनर्स की डिग्री। देखिए 3 साल के साथ ऑनर्स डिग्री के लिए आपको 2 साल लगेंगे, 4 साल के लिए आपको 1। देखिए 3 साल की स्नातक डिग्री के लिए 2 साल और 4 साल के लिए 1 वर्ष। 5 साल का एकीकृत कार्यक्रम, कल्पनाशील और लचीला पाठ्य संरचना, अध्ययन के विषयों का रचनात्मक संयोजन, एकाधिक निकास और प्रवेश बिंदु, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट शिक्षा अनुसंधान आधारित विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। उच्च शिक्षा शासन और विनियमन, मानक सेटिंग, वित्त पोषण, मान्यता और विनियमन, स्वतंत्र निकाय, हल्का किंतु घना यानी लाइट बट टाइट विनियमन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण NHERA, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद में परिवर्तित, व्यावसायिक मानक सेटिंग बॉडीज यानी PSSBS, पब्लिक सर्विस सेक्टर बॉडीज, पेशेवर अभ्यास और शिक्षा के मानकों को निर्धारित करें। सामान्य शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क का विकास, नियमन के आधार के रूप में प्रत्यानन NAAC, प्रत्यानन और पारिस्थितिकी तंत्र का विकास, उच्चतर शिक्षा के राज्य विभाग नीति स्तर पर शामिल, उच्च शिक्षा की राज्य परिषद, सहकर्मी सहायता और सर्वोत्तम अभ्यास साझा करने की सुविधा, सार्वजनिक और निजी संस्थानों के लिए
सामान्य नियामक शासन, निजी परोपकारी पहल को प्रोत्साहन। उच्च शिक्षा में स्वायत्तता, सभी उच्च शिक्षा संस्थान स्वायत्त स्वशासी संस्थाएं बने। उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वतंत्र समितियों द्वारा पूर्व शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता के साथ साथ शासित किया जाना है। बाहरी हस्तक्षेप समाप्त करना, संस्थागत प्रतिबद्धता के साथ साथ उच्च क्षमता वाले व्यक्तियों को कार्योन्योजित करना, कार्यक्रम शुरू करने और चलाने के लिए पाठ्यक्रम, छात्र की क्षमता और संसाधनों की आवश्यकता निर्धारित करना, शासन और लोगों के प्रबंध के लिए आंतरिक प्रणाली विकसित करना, संबद्धता, संबद्ध महाविद्यालयों को उपाधि देने वाले स्वायत्त महाविद्यालयों के रूप में विकसित करना। संबद्ध महाविद्यालय एक जीवंत बहुविषयक संस्थान के रूप में विकसित होंगे। अध्यापक की शिक्षा, बहुविषयक संस्थानों में 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा स्नातक, वर्तमान में 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम 2030 तक जारी रहें। जो 2030 के बाद केवल 4 वर्ष के शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले संस्थान 2 वर्षीय कार्यक्रम चला सकते हैं। घटिया और निष्क्रिय शिक्षण संस्थान बंद किए जाएं। व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्रणाली के एक अभिन्न अंग के रूप में व्यावसायिक शिक्षा स्वचालित स्टैंड अलोन तकनीकी विद्यालयों, स्वास्थ्य विज्ञान विद्यालयों, विधि और कृषि विश्वविद्यालयों या इन क्षेत्रों और अन्य में भविष्य में संस्थान स्थापित नहीं किए जाएंगे। यदि आवश्यक हो तो बंद भी कर दिया जाएगा। व्यावसायिक या सामान्य शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों को 2030 तक दोनों पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों के रूप में व्यवस्थित रूप से विकसित करना चाहिए। साथ ही हर वर्ष, देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि हर वर्ष 50 घंटे टीचर्स ट्रेनिंग के लिए फिक्स किए जाएं। कितने के लिए? टीचर्स। और साथ ही एक रेमेडियल प्रोग्राम जारी किया जाए। अब ये किन छात्रों के लिए होगा? जो छात्र डी और ई ग्रेड लाते हैं उनके लिए 80 मिनट का, कक्षा 9 से 12 80 मिनट का एक रीमेडियल क्लास का प्रबंध किया जाए, जिसे शिक्षक कक्षा शिक्षण के बाद के समय में या पूर्व के समय में लेंगे, या फिर छुट्टियों के दौरान विशेष कक्षा बुलाकर भी रीमेडियल क्लास चलाई जा सकती है। आगे बात करते हैं शिक्षण वातावरण, छात्र सहायता, ओडीएल, अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता का फ्रेमवर्क आधारित और साख आधारित प्रभावी शैक्षणिक प्रथाओं के माध्यम से सीखने के अनुभव को बांधना, छात्रों का मूल्यांकन केवल शैक्षणिक पहलुओं के आधार पर ना कर समिति की क्षमताओं और प्राकृतिक अनुरूप पर करना, छात्रों के लिए उपलब्ध शैक्षणिक, वित्तीय और भावनात्मक समर्थन, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग का विस्तार, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय सुगम बनाना, इसके लिए शिक्षा में प्रौद्योगिकी को शामिल करना, वंचित समूहों तक शैक्षिक पहुंचाने का बढ़ाया जाना, शिक्षा योजना प्रशासन और प्रबंध, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम एक स्वायत्त निकाय, प्रौद्योगिकी के उपयोग, तैनाती पर निर्णय की सुविधा प्रदान करना, शैक्षिक डेटा का राष्ट्रीय भंडार, शैक्षिक संस्थानों, शिक्षकों और छात्रों के सभी रिकॉर्ड का रखरखाव करना। अब आता है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF, स्वायत्त निकाय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित 20,000 करोड़ का वार्षिक अनुदान, अगले दशक में उत्तरोत्तर वृद्धि। फाउंडेशन के काम के दायरे में शामिल होंगे एक प्रतिस्पर्धी सहकर्मी समीक्षा आधारित प्रक्रिया के माध्यम से सभी विषयों में अनुसंधान अनुदान, देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान क्षमता का निर्माण, अनुसंधान विश्वविद्यालयों के माध्यम से बीजारोपण अनुसंधान के माध्यम से राज्य विश्वविद्यालयों में अनुसंधान क्षमता को प्रोत्साहित करना और निर्माण करना। राज्य विश्वविद्यालयों में मौजूदा शोध बढ़ रहा है। डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप,
शोधकर्ताओं, सरकार और उद्योग के बीच लाभकारी संबंध बनाना, विशेष पुरस्कारों और सेमिनारों के माध्यम से उत्कृष्ट शोध को मान्यता देना। एनआरएफ के पास शुरुआत करने के लिए 4 प्रमुख विभाग होंगे: विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिकी, विज्ञान, कला और मानविकी। अब आता है व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण। व्यावसायिक शिक्षा उदार शिक्षा का अभिन्न अंग है। व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में एकीकृत फोकस क्षेत्र, कौशल अंतराल विश्लेषण, स्थानीय मानचित्रण, शिक्षक तैयार करने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रयास की देखरेख के लिए व्यावसायिक शिक्षा एकीकरण पर राष्ट्रीय समिति NCIVE, राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेख अधिक विस्तृत होगी। लोक विद्या, भारत में विकसित ज्ञान व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में एकीकरण के माध्यम से छात्रों के लिए सुलभ कराना। वयस्क शिक्षा के लिए NCF से जुड़ी शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन और प्रमाणन, वयस्क शिक्षा केंद्र के कैडर और राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा ट्यूटर कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षक बनाए गए। मौजूदा तंत्र ने प्रतिभागियों की पहचान करने के लिए लाभ उठाया। सामुदायिक स्वयंसेवकों ने प्रोत्साहित किया। बड़े पैमाने पर जन जागरूकता लाना, महिलाओं की साक्षरता पर विशेष जोर। अब है भारतीय भाषाओं का प्रचार। भारतीय भाषाओं में भाषा, साहित्य, वैज्ञानिक शब्दावली पर ध्यान देना। देश भर में मजबूत भारतीय भाषा और साहित्य कार्यक्रम। भाषा शिक्षकों और अध्यापकों की भर्ती। भाषाओं पर केंद्रित शोध। शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करना। पाली, फारसी और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI की स्थापना। विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं और भारतीय भाषाओं के बीच महत्व की सामग्री के उच्च गुणवत्ता वाले अनुवादों को करने के लिए की जाएगी। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के लिए अधिदेश को नए सिरे से और विस्तारित किए गए, जिसमें सभी विषयों और क्षेत्रों को शामिल हों, ना कि केवल भौतिक विज्ञान को शामिल किया जाए। यानी कि इसमें फैशन टेक्नोलॉजी को भी शामिल करने पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग सर्वोच्च निकाय है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में शिक्षा मंत्रालय, देखिए अब जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है वो किस में बदल जाएगा? शिक्षा मंत्रालय में। MOE के रूप में नया स्वरूप दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री उपाध्यक्ष के तौर पर दिन प्रतिदिन मामलों की जिम्मेदारियों से निर्वहन करेंगे। आयोग के गठन में प्रख्यात शिक्षाविद, शोधकर्ता, केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्रियों का प्रतिनिधित्व। आयोग के सभी सदस्य उच्च विशेषज्ञता वाले लोग होंगे। जनता का रिकॉर्ड के आधार पर उनके क्षेत्रों में योगदान, अखंडता, समन्वय और तालमेल सुनिश्चित करने के लिए आयोग हर राज्य के साथ मिलकर काम करेगा। राज्य शिक्षा आयोग या राज्य शिक्षा आयोग का गठन कर सकते हैं। वित्त पोषण शिक्षा। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक निवेश में वृद्धि। 10 वर्ष की अवधि में कुल सार्वजनिक व्यय 20% है। मुख्य संज्ञान क्षेत्र बाल शिक्षा का विस्तार और सुधार, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सुनिश्चित करना, स्कूल परिसरों की पर्याप्त और उपयुक्त पुनर्स्थापना, भोजन और पोषण, नाश्ता और दोपहर का भोजन, शिक्षा और शिक्षकों का सतत व्यावसायिक विकास, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शोध को पुनर्जीवित करना, कायाकल्प, सक्रिय प्रचार और निजी परोपकारी गतिविधि के लिए समर्थन, समय पर धन ऊर्जित प्रवाह, प्रॉपर्टी के साथ उपयोग, शिक्षा के व्यवसायीकरण बंद करना, सार्वजनिक शिक्षा में पर्याप्त निवेश। देखिए आज के वीडियो में शिक्षा नीति को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। इसको आप पढ़ेंगे, यहाँ से आने वाली परीक्षाओं टेट, सुपर टेट और CTET में
आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसलिए तैयार कर रखें और बीईओ परीक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही एक क्वेश्चन और कि 1993 में यशपाल समिति द्वारा लर्निंग विदाउट बर्डन प्रोसेस चालू की गई थी। किसकी समिति द्वारा? यशपाल समिति द्वारा। देखिए, बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑन बीके स्टडीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप वेबसाइट पर जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे, वेबसाइट ओपन होगी, वहाँ से आप हमारी मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप चैनल पर जाकर यानी हमारी वेबसाइट से टेस्ट लगा सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम से आप डेली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज से आप डेली करंट अफेयर और जो वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं उनके बारे में जान सकते हैं। और यूट्यूब पर मैं आपके लिए डेली एक न एक वीडियो लेकर आता रहूँगा। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें और लाइक करें। और अपने विचार ज़रूर रखें कि वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।